दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी संसद में देशवासियों को ये खुशखबरी दे रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अब एनसीआर से 2 से 2.5 घंटे में ही देवभूमि पहुंचा जा सकता है। नमस्कार, शाम के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। दिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी की खबर है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा अपडेट दिया है और कहा कि यह बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेसवे अगले 10 से 15 दिनों में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और इस हाईवे के चालू होने से उत्तराखंड के पर्यटन पर भी कितना असर पड़ेगा और ये कितना ज्यादा फलदायक होने वाला है उत्तराखंड वासियों के लिए, ये आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से देहरादून का सफर अब सिर्फ दूरी नहीं बल्कि एक यादगार एक्सपीरियंस बनने वाला है। सालों से जिस एक्सप्रेसवे का इंतजार किया जा रहा था या फिर कहें कि वर्षों से जिस सपने को लाखों लोग देख रहे थे वो अब पूरा होने वाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिया है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अगले 10 से 15 दिनों में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके शुरू होते ही राजधानी दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक का सफर महज 2 घंटे या 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जो अभी करीब 6 से 6.5 घंटे में होता है। मेरठ के लिए आउटर रिंग रोड की बात की है उन्होंने। हमने दिल्ली मेरठ रोड उनके गांव जाने के लिए अच्छा बनाया। पहले 3.5 घंटे लगते, अब 45 मिनट में वो जा रहे हैं। और इसके बाद हमने दिल्ली देहरादून ये नया रोड बनाया है और दिल्ली देहरादून में जो 36 किलोमीटर जो हमारे अक्षरधाम मंदिर से बना है ये, उसको हमने पायलट चलने के लिए अलाउ भी कर दिया है। और 10-15 दिन में दिल्ली देहरादून भी पूरा हो जाएगा और फिर दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में होगा और उसके होने के बाद ये तुरंत शुरू हो जाएगा 15 दिन में। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने बताया कि उन्होंने इस 212 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय भी मांगा है। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये मेगा प्रोजेक्ट देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवेज में से एक माना जा रहा है। 4 हिस्सों में बने इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत दिल्ली में अक्षरधाम और शास्त्री पार्क क्षेत्र से होती है। इसके बाद ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ते हुए बागपत, शामली और सहारनपुर होते हुए उत्तराखंड के देहरादून तक जाता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देगा, जिससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इसे केवल रफ्तार ही नहीं बल्कि पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। गणेशपुर से देहरादून के बीच का हिस्सा वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली रखा गया है। यहाँ करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया गया है जो जंगलों और नदियों के ऊपर से गुजरता है। इसके अलावा 6 एनिमल अंडरपास, 2 हाथी अंडरपास, 2 बड़े और 13 छोटे पुल बनाए गए हैं ताकि वन्यजीवों की आवाजाही बाधित ना हो। देखिए, अगर आज मैं देहरादून की बात करूं तो आज देहरादून से दिल्ली का जो हमारा सफर है, जो 7 घंटे का हम तय करते थे, आज हम 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं और हम सुबह से और शाम को अप डाउन कर सकते हैं, अपने उत्तराखंड में वापसी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए। नितिन गडकरी जी की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से ये संभव हो पाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे देश की सड़कों की कनेक्टिविटी जिलों और गांव तक पहुंचाने का काम किया, वो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। हमारे फ्लाईओवर बने हैं, चौड़ीकरण हुआ है, हाईवे बने हैं, नेशनल हाईवे हमारे बने हैं जो सीधा हमें जाम से निजात दिलाने का काम करते हैं। तो ये एक ऐसी केंद्र की उपलब्धि है जो राज्य सरकार को इसका फायदा मिलता है। जब यहाँ का जनमानस दिल्ली में जाने का काम करता है तो कई कई घंटों तक जाम की स्थिति से गुजरता था, लेकिन आज बिल्कुल देहरादून से दिल्ली तक जब वो जाता है तो फ्लाईओवर और जो चौड़ीकरण हमारा सड़कों का उससे बहुत सरलता के साथ में और सुगमता के साथ में वो दिल्ली पहुंच जाता है और अपना कार्य करके वापस उत्तराखंड में आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस प्रदेश के लिए भी है और केंद्र सरकार का आभार और धन्यवाद करते हैं। सहारनपुर उत्तराखंड बॉर्डर से शुरू होने वाला एलिवेटेड मार्ग रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर से गुजरता है।
इस रास्ते पर सफर करते वक्त चारों ओर हरियाली, पहाड़ और नीचे बहती नदियों का नजारा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देगा। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि नेचर कॉरिडोर भी कहा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस हाईवे का खुलने का इंतजार वर्षों से किया जा रहा है और ये राज्य की धामी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनने से राज्य को पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन चुनौतियां फिर भी कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। केंद्रीय मंत्री ने खुशखबरी दे दी है। जी हां, संसद से इस बड़ी खुशखबरी को दिया गया है कि ये अब सभी दून निवासी दिल्ली वासियों को समर्पित है। 10 से 15 दिनों में ये दिल्ली दून हाईवे सभी को समर्पित हो जाएगा। 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून तक का सफर संभव हो पाएगा, जिसमें लगभग 6 से 6.5 घंटे लगा करते थे, लेकिन 12,000 करोड़ रुपए दिल्ली दून हाईवे की लागत में लगाए गए हैं। और आपको बता दें, इस लागत से तैयार हुआ ये हाईवे अब कुछ ही दिनों में लोगों को समर्पित हो जाएगा। 12,000 करोड़ में तैयार हुआ है। 212 किलोमीटर का ये हाईवे है। इसके अलावा उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री से समय भी मांगा गया है और इस समय के बाद ये सभी को समर्पित हो जाएगा, क्योंकि अब दिल्ली दूर नहीं है। आधुनिक एक्सप्रेसवे में एक दून एक्सप्रेसवे भी शामिल हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ अक्षरधाम से 4 हिस्सों में तैयार हुआ है ये एक्सप्रेसवे और इसमें बीच में केंद्रीय बिंदु भी है और इसी के साथ दिल्ली उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को रफ्तार देगा ये एक्सप्रेसवे। खासियत भी इसकी उतनी ही ज्यादा अच्छी है जिस तरीके से यहाँ पर इसका पूरा ढांचा तैयार हो रहा है। पर्यटन, व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। आर्थिक रूप से भी इससे फायदा पहुंचेगा। पर्यावरण, वन्य जीवों की सुरक्षा को देखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। कहा जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। गणेशपुर से दून के बीच का जो हिस्सा है वो वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली बनाया गया है, जो कि बहुत ही खास है। एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड तैयार किया गया है और इसी के साथ क्या कुछ और तैयार किया गया है वो भी हम आपको बताते हैं। 6 एनिमल अंडरपास बनाए गए हैं, 2 हाथी अंडरपास हैं, 2 बड़े और 13 छोटे पुल भी यहां पर बनाए गए हैं। इसके अलावा चारों ओर हरियाली, पहाड़, नीचे बहती नदियों का नजारा भी लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रैवल एक्सपीरियंस। और ये इनिशिएटिव लोगों को पसंद आने वाला है। ट्रैवल ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस को भी और ज्यादा आधुनिक तरीके से तैयार किया गया है। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब पूरी तरह से डिजाइन हो चुका है और 10 से 15 दिनों में ये लोगों के लिए खुल जाएगा और ये समर्पित हो जाएगा और इसी की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। संसद से भी नितिन गडकरी के द्वारा इस बात का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि बड़ी खुशखबरी दे दी गई है कि अब दिल्ली दून का जो सफर है वो मात्र 2 से 2.5 घंटे में आसानी से सफर तय हो पाएगा। लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। तो आधुनिक रूप से इसको पूरी तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में भी मजबूती मिलेगी। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि लोग इसका लुत्फ भी उठा पाएंगे। नीचे नदियां और ऊपर हरियाली, किस तरीके से को डिजाइन किया गया है, क्योंकि इसको इको फ्रेंडली जोन में भी तैयार किया गया है, वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली इसको बनाया गया है, टर्मिनल्स बनाए गए हैं। तो ऐसे में आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक ये दून एक्सप्रेसवे को भी गिना जाएगा। तो ये एक और जिसे कहेंगे हिस्सा है, कड़ी है, जो कि सरकार की सफलता में जुड़ता हुआ जा रहा है। तो दूसरी तरफ अक्षरधाम के 4 हिस्सों से ये तैयार होकर एक्सप्रेसवे बना है और इसी के साथ बहुत सी खूबियां हैं और बहुत से फायदे हैं जो कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए लोगों को मिलने जा रहे हैं और इसी की तैयारी अब तेज हो चुकी है। नितिन गडकरी इसका बार बार अपने भाषण के माध्यम से और अपने वक्तव्य के माध्यम से लोगों को बताते आए हैं और अब भी उन्होंने संसद से इस बात का ऐलान कर दिया है। अब इसके बाद देखने वाला विषय रहेगा कि दिल्ली दून एक्सप्रेसवे लोगों को कितना ज्यादा सुविधाजनक होने वाला है और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जीत राम आर्य, पूर्व विधायक है कांग्रेस के, वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। उमा सिसोदिया जी, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, जो कि यूकेजी की प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करूंगी और संजीव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक संदेश दे दिया है, खुशखबरी दे दी है कि दिल्ली दून एक्सप्रेसवे कुछ ही दिनों में लोगों को समर्पित हो जाएगा, उससे आवाजाही शुरू हो जाएगी। आखिरकार कितना काम पेंडिंग रह चुका है और कितना काम पूरा हो चुका है, क्या कुछ उसकी खासियत रहने वाली है, कुछ तो हमने अपने ग्राफिक्स के जरिए लोगों को बता ही दिया, लेकिन सरकार आखिरकार कब तक इसे शुरू करने वाली है और अभी इसमें क्या कुछ कमियां देखने को मिल रही है? निश्चित देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस और डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है। और जिस प्रकार से मैंने कहा, ट्रिपल डी पर हमारी सरकारें काम कर रही हैं। केंद्र सरकार की हम बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, 3 डी हुए, डेडिकेशन, डेवलपमेंट और एक विकसित भारत के लिए डेवलप इंडिया के थीम पर हम लोग काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम एक्सप्रेस हाईवे की यदि बात करते हैं, जो सफ़र 7-8 घंटे हमारा लेता था दिल्ली देहरादून का, अब वो 2 घंटे में हमारा पूरा होगा। इसलिए केवल एक दूरी ही कम नहीं करेगा, बल्कि एक तरह से इसको हम इकोनॉमिकल कॉरिडोर के रूप में हम इसको देख सकते हैं। नेचर का इसमें पूरा आनंद कोई लोग ले पाएंगे। जो बाहर से सैलानी आएंगे, उनको जो राजाजी नेशनल पार्क के अंदर से लगभग 10-12 किलोमीटर का जो एरिया वहाँ पे जाने का उनको सौभाग्य मिलेगा सबको। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में स्वरोजगार के साधन संसाधन उसके अंदर बेतहाशा वृद्धि होने वाली है, क्योंकि दिल्ली देहरादून की जब दूरी कम हो जाएगी तो वीकेंड टूरिज्म को चार चांद और पंख लगेंगे। और मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति चाहेगा कि इतने कम समय में अगर एक अच्छा हिल डेस्टिनेशन पे और प्रकृति का आनंद लेने के लिए मौका मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मसूरी आना चाहेंगे, देहरादून आना चाहेंगे और आसपास हमारे जितने भी पर्यटन स्थल हैं वहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, इससे रोज़गार बढ़ेगा, इकोनॉमिकल जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी। तो मैं सोचता हूँ हर लिहाज से देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, अभी ये जो हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बना है, इसकी कनेक्टिविटी को देहरादून पोंटा चंडीगढ़ हाईवे जो बनना है वो भी लगभग पोंटा साहिब तक लगभग कंप्लीट हो चुका है। और उससे भी इसकी कनेक्टिविटी को जोड़ा गया है। साथ ही शहर में जो जाम का जाम लगता था, जिससे रोज़ाना 2-4 नागरिकों को होना पड़ता था, उससे भी बहुत जल्दी निजात मिलने वाली है, क्योंकि रिस्पना एलिवेटेड रोड और बिंदाल एलिवेटेड रोड, इसके ऊपर भी बहुत शीघ्र ही काम आरंभ होने वाला है। और ये जो हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे है, इसको भी उन दोनों से कनेक्ट किया जा रहा है। तो एक तरह से, और जो हमारा इनर और आउटर रिंग रोड उसके माध्यम से जो बाहर से आने वाला टूरिस्ट है, जो ऋषिकेश जाता था, हरिद्वार जाता था या मसूरी जाता था, उसको शहर के अंदर प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, हाँ, ताकि जाम भी ना लगे और इकोनॉमिकल जो हमारी गतिविधि है। क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस जाम की आप बात कर रहे हैं उस जाम से निजात नहीं मिलेगी, लेकिन वो और लोगों की सांसें फुला देगा? एक तरफ हम लोग इस चीज का डंका बजा रहे हैं कि 2.5 घंटे में हमारा देहरादून से दिल्ली का सफर तय हो पाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो मसूरी आने वाले सैलानी हैं वो यहाँ पर इतने भयानक तरीके से फंसने जा रहे हैं कि उनकी मसूरी पहुंचते पहुंचते हालत टाइट हो जाने वाली है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस परियोजना की आप बात कर रहे हैं, एलिवेटेड रोड की आप बात कर रहे हैं, उसमें तो अभी बहुत समय लगना बाकी है, क्योंकि अभी तो उसका टेंडर भी पास नहीं हुआ है। ठीक है संजीव जी, मैं आऊंगी इसी सवाल के साथ, लेकिन जीतराम जी आपके पास ही आती हूँ। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड तैयार हो रही है और ये पूरा एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी सहूलियत मिलने वाली है? देखिए, बिल्कुल सहूलियत तो मिलनी चाहिए। जब देश स्वतंत्र हुआ था और भारत में लिमिटेड संसाधन थे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, सड़कें नहीं थी, बिजली की लाइन नहीं थी, टेलीफोन की लाइन नहीं थी, उस स्थिति में कांग्रेस ने जब देश लूटा हुआ देश को
कांग्रेस ने शुरू किया उसमें, और विकास के लगातार विकास होते गया। क्योंकि आज जितनी भी मैक्सिमम रोड है, जगह जगह रोडें पहुंच चुकी है, तो आप टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, तो इस तरह की रोडों का निर्माण होना स्वतः ही है। इस तरह के रोड है जो लोगों को, जनता को सुविधा दे सके, जो जनता को आसान बन सके, इस तरह के काम होने चाहिए। और वो हर सरकार करती है, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और सरकार हो, उनका काम, सरकारों का काम ही ये होता है कि जन हित के मुद्दों को लेकर के जनहित को सुविधाएं प्रदान करने का हर सरकार का प्रयास होता है। और जहां तक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की है, मैं 2 दिन गया। एक बार तो मैं गया दिसंबर के शुरू, नवंबर 24-25 को गया था मैं, और यहाँ से बैठा था मैं डाक काली से लेकर के बिहारीगढ़ तक, तो उस पे गया, उसके बाद उतर गए वहां से। फिर उसके बाद परसों मैं दिल्ली से वापस आया, तो लगभग 50 किलोमीटर मैं उस रोड पे आया, और उसके बाद फिर नीचे उतर गया मैं शामली होते हुए, वहां से सहारनपुर को आ गया। हम तो जाम में, जगह जगह जाम में फंसे। जहां तक ये रोड का सवाल है, एलिवेटेड अच्छा है कि वो 10 दिन या 15 दिन में वो कंप्लीट हो जाए और तैयार हो जाए, लोगों को सुविधा मिले। लेकिन जिस तरह से भाजपा डंका पीट रही है, जैसे इन्होंने ही इस देश में काम किया है, बाकी लोगों ने, इन सरकारों ने तो रास्ते तक नहीं बनाए हैं जिस रास्तों पे ये चल रहे हैं, जिन रास्तों से ये गुजरे हुए हैं, जिन हॉस्पिटलों में ये इलाज करा रहे हैं, जिन एम्स में इनके बच्चे या इनके रिश्तेदार पढ़ रहे हैं, जिस IIT में पढ़ रहे हैं, तो उनका, हर सरकार का काम होता है कि जैसे जैसे योजनाएं होती है। आज सड़कें का जाल बिछा हुआ पूरे देश में, कांग्रेस बिछा चुकी है, तो आप हमको नए अपॉर्चुनिटी, नए एवेन्यूज डेवलप कर रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। भाजपा नए एवेन्यूज डेवलप कर रही है। जो जीतराम जी, आपने बताया कि आपने उस एक्सप्रेसवे से ट्रैवल किया है, तो कैसा रहा अनुभव? मजा आया कि नहीं आया? देखिए, हमें जो मैं बता रहा हूँ, मुश्किल से 10-20 किलोमीटर यहाँ तक गया, बिहारीगढ़ तक गया, और परसों दिल्ली से लगभग 30-40-50 किलोमीटर तक आया, तो ठीक था। एक्सप्रेस वे तो ठीक है, जो बनेगा तो अच्छा ही होगा, तो उसमें तो यानी कि अच्छा एक्सप्रेस वे बना का ये है कि जो ढिंडोरा पीट दी, नमक मिर्च लगा करके ये कर दिया, वो कर दिया, वो कोई उसमें कोई सत्यता नहीं है। हर सरकार आएगी, वो बनाएगी, जनता की सुविधाएं को देगी। अच्छा है कि हम तो कल्पना करेंगे कि बहुत अच्छा रोड बने हो और जनता को सुविधाएं मिली, वो लगातार बने। अभी मैं परसों आया तो वहां से बिहारीगढ़ वाला बंद हो गया, बिहारीगढ़ से डाक काली तक बंद हो गया, नीचे फिर वो पुराने रोड पे आए, उस दिन जाम में फंसे, यहाँ बुरी तरह से जाम में फंसे। तो अच्छा है कि भाजपा जल्दी से जल्दी उनको रोडों को ठीक करे, दुरुस्त करे, और जनता को सुविधाएं दे, जो उन्होंने वादा किया था। ठीक है, वो हमारा, इनका ठीक है जीतराम जी, नहीं है। हमने तो देश को आजादी के बाद देश को यहाँ तक पहुंचाया, अब इनका काम है कि ये उसको और अच्छा करें। तो बिल्कुल जीतराम जी, अब 10 से 15 दिन का और समय ले लेते हैं, फिर तो वो जनता के लिए खुल ही जाएगा। ठीक है जीतराम जी, 10 से 15 दिनों का और समय ले लेते हैं, और उसके बाद खुल जाएगा, फिर सुविधाजनक हो जाएगा यात्रा करना। उमा सिसोदिया जी, क्या लगता है कितना सुविधाजनक होने वाला है? क्योंकि हर अगर दृष्टि से देख लिया जाए, चाहे व्यापार की दृष्टि से देख लिया जाए, पर्यटन के क्षेत्र में देख लिया जाए, अर्थव्यवस्था के माध्यम से अगर देख लिया जाए, तो कैसा रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल मैं स्वागत करती हूँ इस एक्सप्रेसवे का। हमारे देश में जो भी एक्सप्रेसवे बने हैं, नितिन गडकरी जी ने बेहतरीन काम किया है। यही एक ऐसा काम है जिसको लेकर बीजेपी की आला कमान और बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता दुनिया में छाती ठोक कर कहते हैं कि हमने एक्सप्रेसवे बनाए। इसके अलावा कोई दूसरा काम वो देश के विकास में गिना नहीं पाते हैं। लेकिन देखिए, मैं स्वागत करती हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बेहतरीन एक्सप्रेसवे है, अच्छा है, हम भी वहाँ पर जाएंगे तो हम भी बहुत खुश होते हुए जाएंगे। लेकिन मेरा कंसर्न इसमें ये है कि जिस तरीके से एक्सप्रेसवे बनने के बाद जैसे कि बातें हो रही हैं, और हम सब लोग भी इस बात को लेके कुछ उत्साहित भी हैं और सशंकित भी हैं कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो पर्यटकों का दबाव देहरादून पर बढ़ेगा मसूरी जाने के लिए, तो क्या हमारे मुख्यमंत्री धामी जी तैयार हैं देहरादून के बढ़ते हुए जो दबाव जो पर्यटकों का यहाँ पर बढ़ेगा? बिंदाल और इस्पना नदियों पे जो एलिवेटेड रोड की बात हो रही है, वो अभी उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जिस तरीके से इस समय देहरादून का जो पोल्यूशन का जो EQI जिसको हम कहते हैं, वो 360 के लगभग पहुंच चुका है, लगभग दिल्ली को टक्कर दे रहा है। क्या वाकई में देहरादून वो हरियाली, वो खुशहाली, वो हरा समुद्र बच पाएगा? यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी एक पॉल्यूटेड सिटी के रूप में हम लोग अपनी पहचान बना रहे हैं। तो ये बहुत सारे इस तरह के प्रश्न हैं
है, जिससे कि देहरादून के जो बाशिंदे हैं उनको दो चार होना पड़ेगा कि जैसे ही एक्सप्रेसवे खुलेगा ट्रैफिक यहाँ पर आएगा। हमें ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर हमारी आर्थिकी जो है उससे सबल होगी, मसूरी लोग जाएंगे, देहरादून में लोग अपने जो हमारे पर्यटक स्थल है उन्हें घूमेंगे। लेकिन क्या वाकई में हमारे पर्यटक स्थल इतने सही यहाँ पर हैं कि हम इतने बड़े ट्रैफिक के दबाव को झेल पाएंगे? क्या एक्सप्रेसवे बनने के साथ साथ हम लोगों को देहरादून की सड़कों को, देहरादून की स्मार्ट सिटी के नाम पर जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, क्या हम उसको संभालने के लायक, हमारे पास मुख्यमंत्री जी ने उसको संभालने की कोशिश की? देहरादून की स्मार्ट सिटी के नाम पर आप खुद देख लीजिए हमारी सड़कें किस तरीके से खुदी पड़ी हैं, किस तरीके से हम लोग बदहाल हैं। मैं उत्साहित होने के साथ साथ मैं सशंकित इस बात पर हूं कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद जब ट्रैफिक का दबाव यहाँ पर बढ़ेगा तो वो पर्यटक जो देहरादून के बहुत बेहतरीन छवि लेकर अपने घर से, दिल्ली से निकलेंगे, वो किस हाल में यहाँ पहुंचेंगे। और एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद मसूरी तक जाने और वहां से आने में उन लोगों की जो हालत होगी उसको लेकर मैं बहुत सशंकित हूँ, क्योंकि मैं देहरादून की वासी हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे देहरादून के बारे में वो लोग जाकर पॉजिटिव बातें करें, ना कि कोई नेगेटिव कहे कि भाई देहरादून गए थे। बिल्कुल उमा जी, क्योंकि हम सैटरडे संडे देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर वाहनों का दबाव रहता है। दिल्ली, हरियाणा और भी तमाम जिसे कहेंगे राज्यों से गाड़ियां आती हैं जो मसूरी हमारे पर्यटन क्षेत्रों में जाने के लिए यहाँ पर आती हैं, लेकिन उस समय भी किस तरीके के जाम का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। और अब ये जब एक्सप्रेसवे 10 से 15 दिनों में समर्पित हो जाएगा तो बहुत ज्यादा आवाजाही आसान हो जाएगी। तब कितना ट्रैफिक का दबाव रहने वाला है उसको लेकर चिंता जाहिर करनी सरकार की भी जरूरत है। आउटर रिंग रोड की हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन उस पर अभी भी विचार ही हो रहा है। अभी तक धरातल पर उसको लेकर कुछ भी कार्य जिसे कहेंगे वो नहीं हुआ है, जिसलिए चिंता करनी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। मीनाक्षी जी, इसी संदर्भ में आपसे भी एक कॉमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, अभी जिस रोड की बात हो रही है तो बात आई थी कि केंद्र सरकार जो है उसकी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनवा रहा है। तो वाकई में केंद्र सरकार की उपलब्धि है कि उसने हमारे नेताओं को कन्विंस किया और हमारा जो यहाँ पे पर्यावरण था उसको बर्बाद करने के लिए वो लोग कन्विंस हो गए। आप ये सोचिए कि इस रोड के लिए उत्तराखंड को कितना नुकसान सहना पड़ा। क्या आप समझ सकते हैं कि ये जो रोड जिन जंगलों से मतलब कितने जंगल इस रोड को बनाने के लिए काटे गए। हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि अगर एनजीटी के रूल्स में देखें तो नदी के आसपास कई सौ मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन नदी के ऊपर हुआ है। तो ये सब चीजें जो हैं ताक पे रख के हमारे नेताओं ने सिर्फ केंद्र का भला देखा, अपने उत्तराखंड के लोगों का कोई भला नहीं देखा। आज हम बात कर रहे हैं कि अभी ये बात तो आपने भी क्लियर किया कि 2 घंटे वहां से तो लग जाएंगे, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। और आप बताइए कि आप कौन सी वाले पर्यटन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला व्यापार बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, लेकिन इसे एक्सप्लेन करके बताइए ना कि आप कौन सा पर्यटन बढ़ा रहे हैं। क्या आप गोवा वाला पर्यटन यहाँ पे बढ़ा रहे हैं? देहरादून की आज स्थिति देखिए, आज यहाँ पे आपको शराब का सबसे ज्यादा, शराब, सूखा नशा, देह व्यापार सबसे ज्यादा देहरादून के अंदर हो रहा है। ये सारी इस प्रकार का पर्यटन बढ़ा रहे हैं आप यहाँ पे, इस प्रकार का व्यापार बढ़ा रहे हैं। तो ये जो सड़क आई है, और हर एक सिटी का, एक जनसंख्या का एक अपना लिमिट होता है जी। आप कितना जनसंख्या सह लेगी ये वाली सिटी। और यहाँ से अगर लोग आते भी हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि हम पर्यटन को बढ़ा रहे हैं, वो कहां तक पहुंचेंगे? मसूरी तक, हरिद्वार तक, ऋषिकेश तक। और जो यहाँ का रहने वाला लोकल व्यक्ति है उसके बारे में आखिर कौन सोचेगा? उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा। हम लोग सैटरडे संडे हम नहीं बाहर निकल पाते हैं। यहाँ का लोकल जो व्यक्ति है वो घर से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सिटी है ये इस तरह से नहीं बनी है कि यहाँ पे आप कितनी जनसंख्या यहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे। क्या आप देहरादून में मुंबई के बराबर की जनसंख्या को कंट्रोल कर लेंगे? लेकिन इनको सिर्फ नंबर्स से फर्क पड़ता है। चाहे आप चारधाम यात्रा के नंबर्स ले लीजिए, कुंभ के नंबर्स ले लीजिए, या इस तरह के पर्यटन के नंबर ले लीजिए, ये सिर्फ नंबर्स पे बिलीव करते हैं। उससे होने वाली असुविधाओं पे कोई इनका ध्यान नहीं जाता है। बिल्कुल, नंबर्स की आपने बात करी है, सुविधा की बात हो रही है, तो राकेश जी जानना चाहूंगी मेगा प्रोजेक्ट से कितना फायदा कितना नुकसान? देखिए, किसी भी परियोजना का या किसी भी विकास का 2 पहलू तो होता है। जैसे हमारी बहन मीनाक्षी ने बताया, तो ये उस सिक्के का दूसरा पहलू है। पहला पहलू क्या है? पहला पहलू क्या है कि 2004 में जब उत्तराखंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो कुछ रास्तों को लेकर बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति थी। छोटी छोटी सड़कें थी, उद्योग तो यहाँ आए लेकिन संसाधन नहीं थे। आप समझिए,
तो उस स्थिति में रोडों का विकास होना जरूरी था। रोजगार के लिए रोड का होना बहुत आवश्यक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का। और ये सपना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने चतुर्भुज नाम की एक वो बनाया, जिसमें चारों जो हमारी मेट्रो सिटीज़ थी, कलकत्ता, चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली, इनको जोड़ने का काम किया चतुर्भुज के नाम से। उसके बाद नितिन गडकरी जी ने पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाया जो दिल्ली से पूना के बीच में चला, पहला एक्सप्रेस हाईवे, जब वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे। तो किसी भी देश की अगर रोड अच्छी है तो उस रोड का, उस क्षेत्र का विकास संभव है। अगर ये रोडें ना होती तो आज आपके यहाँ जमीनों का रेट क्या होता, आज आपके यहाँ के पर्यटकों की स्थिति क्या होती। तो ये बहुत जरूरी चीज थी कि रोडों का होना। अब क्या है कि दिल्ली से भी आपका जो लगेज है वो भी सस्ता हो रहा है, जो सामान आएगा वो भी सस्ता हो रहा है, संसाधन भी बढ़ रहे हैं। अब इसका दूसरा इम्पैक्ट है वो ये है कि यहाँ के जो बासिंदे हैं, यहाँ की जो खूबसूरती, क्योंकि देहरादून एक ऐसा क्षेत्र है जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यहाँ वायुमंडल का दबाव भी है, ना आप यहाँ की हवा बाहर निकाल सकते हो, ना बाहर की हवा यहाँ आ सकती है। आज कल हम जब शाम को अपने घर जा रहे थे तो देखा कि मोबाइल पे AQI लेबर 361 था। अब समझिए बात को। तो सरकार को इस विषय में भी चिंतन करना पड़ेगा कि कहीं हम लोग दिल्ली वासी ना हो जाए। अपने लंग्स का अभी भी 181 है। अभी जब आपकी डिबेट शुरू हुई है तो आपके स्टूडियो का जो AQI लेवल है 181 है। तो ये भी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि कब हम ये विक्रम्स बंद करेंगे, कब हम ये छोटे छोटे संसाधन बंद करेंगे, कब उसका हम इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे। इसकी जरूरत है। हमें सुंदर हरित देहरादून चाहिए। हमें इस खूबसूरती को बचा के रखेंगे तब शायद हम अपने पर्यटकों को, अपने लोगों को, अपने देशवासियों को यहाँ के सुंदर और सभ्य चीजों का नजारा दे सकेंगे। दूसरी बात जो हमारी बहन मीनाक्षी ने बताया कि ये देवभूमि है, मैं भी इस पक्ष में नहीं हूं कि यहाँ पे शराब के कारोबार को बढ़ाया जाए। मैं भी इस पक्ष में नहीं हूं कि यहाँ पे वल्गैरिटी को बढ़ाया जाए। मैं नहीं हूं इस पक्ष में। ये देवभूमि है, यहाँ पे देवताओं का वास है, यहाँ कण कण में देवता बसते हैं। लेकिन रेवेन्यू भी एक जरूरी वस्तु है और लोगों को ये सहज रोजगार लगता है, सहज रोजगार लगता है। तो आज इसकी भी बहुतायत संख्या है, इसकी भी डिमांड बहुत आ गई है। तो इस पे भी सरकार को चिंतन कड़ाई से करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये देवभूमि है। अगर हम देवभूमि के अस्तित्व को देवभूमि के रूप में रखेंगे तो, और इस सरकार से अपेक्षा और देवभूमि का अस्तित्व भी यहाँ की मर्यादा और यहाँ की संस्कृति और यहाँ का पर्यावरण है, और इसको संतुलित कर साथ में विकास करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आर्थिक मजबूती भी एक प्रदेश की बेहद जरूरी हो जाती है। राकेश जी, लेकिन जिस तरीके से इस एक्सप्रेसवे की तारीफ हो रही है और डंका बज रहा है, एक तरफ ये हमारे लिए सुविधा की भी बात है, लेकिन दूसरी तरफ इसके फायदे और नुकसानों पर भी जिक्र हो रहा है। लेकिन इसी के साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आगे क्या कुछ रोड मैप तैयार करा, इस पर भी हम लोग चर्चा आगे जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और क्वेश्चन में आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो है दिल्ली अब दूर रही, क्योंकि एक्सप्रेसवे 10 से 15 दिनों में खुल जाएगा और जनता को समर्पित हो जाएगा। नितिन गडकरी ने ये सभी को खुशखबरी दे दी है, लेकिन आखिरकार इनके फायदे नुकसान पर चर्चा हो रही है। आगे सरकार ने इसको लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है, और देहरादून में जिस तरीके से ट्रैफिक का भारी दबाव रहने वाला है, 25% से ज्यादा जिसे कहेंगे ये ट्रैफिक का दबदबा अब देहरादून में रहने वाला है, उसको लेकर सरकार के पास क्या रोड मैप है, क्या प्लान है, आज इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी लगातार बने हुए हैं। लेकिन संजीव जी, आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये 25%, ये आंकड़े की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, इस दबाव को लेकर सरकार के पास क्या कुछ ठोस योजनाएं, क्योंकि बाकी जो आपके एवेलेटेड प्रोग्राम्स हैं और ये योजनाएं हैं उस पर तो अभी काम होने में बहुत समय लगेगा। फिलहाल क्या कुछ सरकार की योजनाएं हैं? निश्चित, देखिए सरकार जो हमारा ट्रैफिक का सिस्टम है
और जाम ना लगे, यातायात सुगम हो और सुरक्षित हो, उसके ऊपर सरकार लगातार काम कर रही है। एक ट्रैफिक का एक अलग से पूरी बॉडी सेटअप की गई है, जिनका काम पुलिस का एक महकमे को पूरा ट्रैफिक का एक अलग सिस्टम डेवलप करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसने काम अपने आरंभ कर दिया है। जहाँ जहाँ जिन चौराहों पर, जिन चौक पर ज़्यादा जाम की स्थिति रहती है, ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा रहता है, वहाँ पर कैसे ट्रैफिक को बहुत तेज़ी के साथ निकाला जाए, और तो उसके ऊपर भी एक पूरा R&D चल रही है, पूरा लगातार काम चल रहा है, और उसमें तमाम विकल्पों के ऊपर भी सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है। और जिस प्रकार से देखिए पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और विकास भी हो, पर्यावरण की के ऊपर भी किसी प्रकार का खतरा ना हो, और विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको चाहिए और पर्यावरण भी चाहिए, तो दोनों के ऊपर सरकार लगातार काम कर रही है। जिस प्रकार से मेरी बहन अभी पर्यावरण के ऊपर काफ़ी बातें कर रही थी, तो पर्यावरण की भी हमको पूरी चिंता है। पर्यावरण भी सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो उससे सभी लोग परिचित है। 75% वनाच्छादित क्षेत्र है। पूरी जो ऑक्सीजन है पूरा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से पूर्ति उत्तराखंड शायद करता है। और अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे एक हाईवे बना दिया, एक एक्सप्रेसवे बना दिया, उसी का गुणगान कर रहे हैं। मेरे भाई काम कर रहे हैं तो गुणगान हमें करना भी बनता है। आपने तो किया कुछ नहीं ना। दो ही काम हो सकते हैं, या तो आप विकास करें, डेवलपमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करें, या भ्रष्टाचार कर लें, घोटाले कर लें। तो आपने अपने कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार किया, केवल घोटाले किए, केवल बंदर बांट की, केवल आपने तो एक NH घोटाला, एक NH 74 आपके कार्यकाल में बन रहा था, उसी में आपने घोटाला कर दिया। वही आज तक लटका पड़ा है, वही आज तक लटका पड़ा है। एक बल्लीवाला का एक फ्लाईओवर बनाया था, उसमें 5.5 साल आपने लगाए, और वो एक ऐसा लेकिन संजीव जी 2010 से ही आउटर रिंग रोड की बात चल रही है। दर्जनों लोग अपनी जान गंवा बैठे। संजीव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए। मैं कह रही हूँ 2010 से ही आउटर रिंग रोड की बात चली आ रही है, और इस परियोजना पर काम करने का पहले से ही विचार किया जा चुका है। तो आखिरकार जब इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा था, तब आखिरकार इस परियोजना की ओर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं किया गया कि ये बाहर से बाहर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाए और हमारे पर्यटन को भी आगे बढ़ाया जा सके? निशी जी, आप कह रहे उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया गया? उस पे काम किया भी जा रहा है, और वो अंडर प्रोसेस है, वो अंडर प्रोसेस है। अभी आप देखें आसारोड़ी से जंगल के अंदर से आ रहा है, और वो सुद्धोवाला में कनेक्ट हो रहा है देहरादून पोंटा हाईवे से अंदर कनेक्ट हो रहा है सुद्धोवाला चौक पे। और इधर में ये जो जंगल हमारा चल रहा है डोईवाला के पास वाला, उससे अंदर ही अंदर रोड चल रही है। वो ये जो हमारा देहरादून हरिद्वार एक्सप्रेस हाईवे है, वो यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, और उससे नेपाली फार्म के आसपास वो कनेक्ट होगा, और उससे हरिद्वार का जो ट्रैफिक है एक तरह से वो कॉरिडोर बन जाएगा। पूरा का पूरा जैसे चतुर्भुज योजना हमारी थी कि सारी जगहें एक दूसरे से जॉइंट हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं, और जो बाहर का बड़ा टूरिज्म का जो दबाव है वो उससे जो आम लोगों का जनजीवन प्रभावित ना हो, जो यहाँ का जो लोकल ट्रैफिक है वो प्रभावित ना हो, उससे रोजगार भी बढ़े, सुगमता भी बढ़े, टूरिज्म भी बढ़े, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो इन तमाम विकल्पों के ऊपर सरकार लगातार काम कर रही है। और अभी ये जो हमारा रिस्पना का एलिवेटेड प्रोजेक्ट है और बिंदाल का जो एलिवेटेड प्रोजेक्ट है, ये इतना शानदार प्रोजेक्ट है। आप देखें
काठ बंगला से अगर लेकिन संजीव जी, अभी तो एक जमीन मिनट, अधिग्रहण ही नहीं हो पाई ना। एक मिनट, काठ बंगला से विधानसभा तक यदि वैसे आया जाता है तो लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लगता है, उसमें केवल 7 मिनट लगेंगे, 7 मिनट। और इसी प्रकार से बिंदाल हरिद्वार बाईपास से लेके मैक्स हॉस्पिटल हाँ। तक लगभग 1.25 घंटा लगता है, उसमें लगभग 12 मिनट लगेंगे। तो इतना शानदार काम हो रहा है। दिल्ली देहरादून से मसूरी तक रोपवे पे लगातार काम हो रहा है, ठीक है। वो अंडर प्रोसेस है। लेकिन ये मेरे कांग्रेस भाई और मेरे यूकेडी की बहनें, इनको तो विकास से कोई दूर से दूर तक कभी लेना देना रहा लेकिन नहीं। संजीव जी, इनका काम केवल और केवल भ्रष्टाचार को हवा देना, लेकिन संजीव घोटालों जी, को हवा देना, और जब विकास हो रहा है तो उसमें अड़ंगा अड़ाना, कभी पर्यावरण के नाम पे, कभी किसी बात के नाम पे। लेकिन आपको जब क्योंकि पता है कि आपने उसका विकास दबाव कभी बढ़ेगा किया नहीं, तो आखिरकार और विकास इंतजार आपको क्यों हो रहा था? भाता लगे नहीं। हाथ क्यों नहीं कार्य किया गया? विकास किया ना, भूमि अधिग्रहण तो हुई नहीं है। अभी पता लगेगा वो घोटाले कितने किए हैं। मेरे भाई लगातार हाई कोर्ट चेतावनी देता है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है। 74 बन रहा था, अभी तक कुछ हो तो रहा नहीं है, घोटाले की भेंट चढ़ गया। पर इस ओर ध्यान तो केंद्रित किया ही नहीं जा रहा घोटाले है। की भेंट चढ़ गया, जिसमें कई सारे अधिकारी जेल की हवा ठीक है। खा चुके हैं। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट लेती हूँ जीतराम जी इसी पर। जो घोटाले के असली हुआ है मालिक, वो भी ठीक है। वो भी आपकी पार्टी के हैं, उनसे पूछिएगा। ठीक है, राकेश जी एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगी इसी पर। इस मामले में मेरा यही कमेंट्स है कि विकास की धारा के साथ साथ पर्यावरण पर भी काम करना चाहिए, वो भी आवश्यक वस्तु है। लेकिन कुछ चीज़ों पे जो मैं पॉइंट कर रहा था कि आज का जो अभी हमारे संजीव साहब कह रहे थे ना कि पुलिस एक ट्रैफिक पे अलग व्यवस्था कर रही है। संजीव साहब, जहाँ पुलिस खड़ी होती है ना, जाम भी वहीं लगता है, अलग नहीं लगता। जिस चौराहे पे पुलिस नहीं होती है ना, वहाँ ट्रैफिक पे जाम नहीं है। जाम भी उसी चौराहे पे है कि जहां पे एक के बजाय 4-4 लोग खड़े। पूछिए क्यों? क्योंकि ये जितने ट्रैफिक पुलिस हैं, ये प्रशिक्षित प्राप्त लोग नहीं हैं, ये होमगार्ड की ड्यूटी करवा रहे हैं। ये पुलिस लाइन में वो हैं जिनको नागरिक सुरक्षा के लिए जरूरत थी, ये ट्रैफिक पुलिस वाले लोग नहीं हैं। और सारे चौराहे पे आप राजपुर रोड से लेके और यहां तक, उनको यही टाइमिंग नहीं पता है कि हम एक लाइन को छोड़ देते हैं आधे घंटे तक, 20 मिनट तक एक ही तरफ से हाथ हिलाते रहते हैं और वही जाम है। आप अपनी सरकार को एक दिन प्रयोगशाला के रूप में मेरे कहने से बना दो, सारे चौराहे की पुलिस उठा दो, देहरादून का जाम खत्म, जाम ही नहीं रहेगा। बिल्कुल राकेश जी, ये एकदम जायज बात है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम लोग भी अपने वाहनों से बाहर निकलते हैं और ट्रैफिक का हम लोग भी सामना करते हैं, और आए दिन यही समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। और राजपुर रोड के किसी बैंक में जा रहे हो या किसी काम से राजपुर रोड जा रहे हो तो आपको 1 घंटा चाहिए जी। ठीक है, उमा सिसोदिया। इतनी छोटी छोटी सड़कें, इतनी पतली पतली सड़कें हैं, और आज गाड़ियों का दबाव पूरे प्रदेश का बढ़ता जा रहा है। जितने लोग हैं सब देहरादून में बसे हैं, रोड तो आपकी कोई चौड़ी है नहीं, पुलिस वाले खड़े हैं, जिस लाइन को रोक दिया वो दिलाराम चौक से लेके और घंटा घर तक पूरी की पूरी लाइन भरी पड़ी है। ठीक है निशी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज केंद्र में बीजेपी के पास एक मजबूत सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी के पास एक मजबूत सरकार है, यानी कि आप लोगों के पास एक मजबूत मैंडेट है कि आप चाहें तो कुछ कड़े निर्णय लेकर, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ कड़े निर्णय लेकर आप हमारे देहरादून की, हमारे उत्तराखंड की हालत को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, अगर आप वाकई में करना चाहते हैं तो। देखिए, अभी मेरे संजीव भाई कह रहे थे कि हम पर्यावरण का बड़ा ध्यान रखते हैं। पूरे देहरादून की इस समय जो हमारी मेन सड़कें हैं, आप उनकी हालत देख लीजिए, वहाँ पर पेड़ों की क्या स्थिति है। सहजधारा रोड को इन्होंने चौड़ा करने के लिए कम से कम 550 के आसपास पेड़ वहाँ पर काटे हैं, जबकि वो पेड़ बचाए जा सकते थे अगर वहाँ पर एलिवेटेड रोड सहजधारा रोड के ऊपर बना दी जाती। फिर प्रॉब्लम आती है बजट की। आपके पास स्मार्ट सिटी के नाम पर 1500 से भी ज़्यादा करोड़ का आपके पास बजट आया। कितना अच्छा होता कि अगर ये हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे बनने से पहले हम अपनी सिटी को स्मार्ट कर चुके होते, हम अपनी सड़कों को, अपनी जो भी स्मार्ट सिटी के जो काम थे हम उनको अच्छा कर चुके होते, हमारा देहरादून एक स्मार्ट सिटी के रूप में पहले बन चुका होता और उसके बाद ये हाईवे आता। लेकिन स्मार्ट सिटी की क्या हालत हुई वो हम सबको पता है।
देहरादून की वो हरियाली जिसके बारे में हम लोग बार बार बात करते हैं, संजीव जी आप खुद बताइए, आप खुद यहाँ पर रह रहे हैं, क्या वाकई में वो हरियाली है इस समय देहरादून में? क्या विकास के नाम पर, देखिए मैं विकास विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं आपके एक्सप्रेसवे की मैं तारीफ करती हूँ, मैं उसको मैं स्वीकार करती हूँ, बहुत अच्छे, मैं उत्साहित हूँ उस एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए, लेकिन किस कीमत पर? अगर वो कीमत इतनी बड़ी है कि आज हमारा AQI जो है वो दिल्ली को टक्कर देने लगा है, तो मैं समझती हूँ कि हमें कहीं ना कहीं अब अपने आप को ये देखना पड़ेगा कि विकास और पर्यावरण का विनाश, ये दोनों चीजें जो हैं इनके बीच में संतुलन आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आपकी है और मैंडेट जनता ने आपको दिया है कि आप पर्यावरण की रक्षा करते हुए आप विकास कीजिए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी निशी जी, अभी पिछले 1-1.5 साल पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की बात हुई, उसमें उस समय जो प्लान आया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसमें पता चला कि जंगल के बीच में से आप बनाएंगे और वहां पे इतने 1000 पेड़ कटेंगे। जनता वहां पर जाकर खड़ी हो गई, आप और हम लोग वहां पर जाकर खड़े हो गए, और जनता ने सरकार को प्लान दिया कि ये जो आप बना रहे हैं, जो इंटरनेशनल करने के लिए आपको बड़ी हवाई पट्टी चाहिए, आप इस तरफ ना बनाने के बजाय इस तरफ बनाइए, दूसरी तरफ बनाइए, हम लोगों ने वहां पर दिया। मैं कहना चाहती हूँ निशी जी, हमारा इतने बड़े सरकारी अमला, इतने IAS ऑफिसर, इतने PCS अफसर, इतने सारे लोग जो ब्रेन रखते हैं, क्या उनको ये चीज समझ में नहीं आई कि ये जो चीज है इधर की बजाय इस तरफ भी बन सकती है? ये आम जनता समझा रही है जाके हमारी सरकार को। तो मैं समझती हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं जल्दबाजी में काम ना करे, जो हमारे अफसरान हैं, जिनको हमारा मोटा पैसा, जो हमारे आयकर का और जिस सब का पैसा जो हमारे अफसरों को दिया जाता है, उन अफसरों की नकेल सरकार को कसनी चाहिए कि भाई जब आप कोई नया प्लान लेकर आते हो तो उस पे पर्यावरण के जो सारे मानक हैं उनको पूरा करते हुए आप प्लान लेकर आओ। अगर वो प्लान आम जनता के पास हो सकता है तो आपके पास भी हो सकता है। बिल्कुल सिसोदिया जी, यहाँ पर पर्यावरण का बार बार जिक्र आ रहा है, क्योंकि अगर पर्यावरण के दृष्टिगत देखा जाए तो प्रदेश बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील भी है, प्राकृतिक रूप से देखने को मिलता है, लेकिन यही वाला टॉपिक जो था वो मीनाक्षी जी ने सबसे पहले उठाया और उन्होंने बार बार पर्यावरण का जिक्र करा, पेड़ों के कटान का जिक्र किया, और इस एलिवेटेड रोड की अगर बात कर ली जाए, एक्सप्रेसवे की बात कर ली जाए, तो बार बार किस तरीके से पर्यावरण और विकास को संतुलित करने की बात जो है मीनाक्षी जी आपने करी। लेकिन एक तरफ सरकार का कहना है कि इसको वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली भी तैयार किया गया है, और देखने को मिल रहा है कि इको फ्रेंडली भी ये पूरी तरह से एक्सप्रेसवे रहने वाला है। अगर एक्सप्रेसवे को देख लिया जाए तो नदियां नीचे से बह रही हैं, पूरी तरह से इसकी ऐसी रूपरेखा तैयार की गई है कि यहाँ पर जो भी आएगा उसे ऐसा अनुभव होगा कि वाकई में वो उत्तराखंड आ रहा है, देवभूमि आ रहा है, एक प्रकृति की भूमि आ रहा है। देखिए, मैं पर्यावरण की बात बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सरकार सिर्फ बोलने में पर्यावरण की रक्षा करती है। असल में जो है ये वो सरकार है जो 6000 देवदार के पेड़ काटना इनका प्रस्तावित है। देवदार के पेड़ आप समझ सकते हैं कई 100 वर्षों में उगते हैं, और 6000 देवदार के पेड़ पे आरी चलाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मीनाक्षी जी अपडेट करिए, आपने को अपडेट करिए। 6000 की जगह अब 1600 है, वो 6000 की जगह 1600, इतना कम कर, 4400 कम कर दिए गए हैं। 1 मीटर चौड़ाई कम कर दी गई है। बहुत बहुत आभार। लेकिन 1600 पेड़ कटना भी एक बहुत बड़ी बात है। 1600 पेड़ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और अगर 6000 तो कम हुए ना, तो ये जब जनता ने शोर मचाया तब आपको होश आया कि 4400 पेड़ कम और हो सकते हैं यहाँ पे। यानी जो चीजें हो सकती है, लेकिन सरकार जो है पर्यावरण की दृष्टि से सोचती ही नहीं है। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि देहरादून में इतना पर्यटन आएगा, आप ये देखिए ये वो स्मार्ट सिटी है जहां की रेड लाइट काम नहीं कर रही है। अभी हमारे राकेश जी ने बताया कि आप देखिए पुलिस वाले जो खड़े हैं रास्तों में, उनकी वजह से जाम लग रहा है। उन्हें जरूरत क्या है बीच में खड़े होने की? एक स्मार्ट सिटी है, सोचिए कि स्मार्ट सिटी में रेड लाइट्स काम नहीं कर रही हैं, पुलिस वाले जान हथेली पे लेके खड़े हैं, वो बेचारे बीच में खड़े होते हैं कोई। और आप देखिए जो हरियाणा और यहाँ की जो गाड़ियां हैं, जो बाहर से गाड़ियां आ रही है, कई बार वो इतनी ओवर स्पीड में होती है कि वो उनको भी उड़ा के जा सकती है। तो ये उनकी जान भी आपने बिल्कुल उनकी जान का भी आपको कोई परवाह नहीं है, और चालान बराबर आते हैं। चालान, हाँ राइट। अब ये बात देखिए, ये मैं नहीं बोल रही, हो सकता है कि संजीव जी को नहीं आते हो क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तो उन्हें नहीं आते होंगे, हो सकता है, तो इसीलिए उनको इस चीज का एहसास ही नहीं है। हम बार बार बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड सिर्फ देहरादून नहीं है, उत्तराखंड और भी कई जो अभी खुद ही उन्होंने बात की थी कि 75% वन आच्छादित प्रदेश है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको वन आच्छादित को 75% से कम कर दिया जाए, ताकि ये जो असंतुलित विकास है
इसे मैं संतुलित विकास ही कहूंगी, क्योंकि इस विकास से जो मतलब जो फायदा होना चाहिए वो कम है और नुकसान ज्यादा है। विकास सरकार नहीं को- होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं है ये देखिए, मैं वही बात कर रही हूँ कि विकास एक संतुलित विकास होना चाहिए संजीव जी। आप देखिए कि प्रदेश कैसा है। इस प्रदेश में पेड़ काटना और अनलिमिटेड कंस्ट्रक्शन करना यहाँ का प्लान नहीं हो सकता है। अनलिमिटेड सड़कें बनाना पहाड़ों पे, वो भी इतनी चौड़ी चौड़ी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीजें सरकार यात्रा को सुरक्षित समझनी नहीं होनी पड़ेंगी। चाहिए। यात्रा संजीव सुरक्षित नहीं होनी चाहिए। संजीव जी, कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप? ये आप जो 12 महीने जो सड़कों की बात कर रहे हैं, 12 महीने चलती हैं आपकी वो चार धाम सड़कें? में पहले आपकी वो सड़कें 12 महीने चलती हैं? 12 घंटे आप- लगते थे, आज 4 से 5 घंटे आज में भी आदमी 12 पहुंच घंटे जाता लग रहे हैं, है। आज 4 भी से 12 5 घंटे लग रहे हैं। उन लोगों से पहुंच जाता है आदमी। पूछिए, उन लोगों से ठीक है। पूछिए जो यात्रा में आए और कई घंटों तक इसमें जाम में फंसे रहे। पूछिए उन लोगों से संजीव जी। एक बात मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये जो अपना गणेशपुर और देहरादून का एलिवेटर रोड नदियों में बनाया गया है, नदी के ऊपर इसके जो पिलर्स लगाए गए हैं, एक प्रयोगशाला है। ये पहली प्रयोगशाला है भारत की। अगर यही तो ये प्रॉब्लम है, उत्तराखंड को सुनिए, प्रयोगशाला बनाया ये हुआ है। प्रयोगशाला है। ये अगर प्रयोग इनका सफल होता है, अभी तो उसकी लाइफ 15 साल बोली गई है कि 15 साल ये कुछ नहीं होना है इसमें। 15 साल की उसकी टाइम है, 15 साल उसके ठेकेदार के पास है। वैसे है तो ये सैकड़ों वर्ष तक चलेगा, लेकिन जो प्रयोगशाला है उसके बाद आप देखोगे कि आपके उत्तराखंड में ऐसे ही रोड बनेगी। ठीक। नदियों के किनारे किनारे चलती हुई ये 4 लेन सड़कें चलेंगी। आप 5 साल 10 साल का इंतजार करिए। 10 साल के भीतर यही सड़कें इसी नदियों को सहारा लेते हुए इसी पिलर बेस पे आप जाइए अपने यहाँ ऋषिकेश से लेके और जो कर्णप्रयाग तक की वो बनी है रेलवे लाइन, वो उस प्रयोगशाला का दूसरा स्वरूप है। ठीक है, चलिए वो ठीक है राकेश जी। ये जीतराम जी, पर्यावरण बचेगा। जीतराम जी के पास आते हैं। जीतराम जी, कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान की हम लोग बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसको नीचे धरातल पर उतारना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन क्या लगता है आपको कि कितना जरूरी हो चुका है और आगे का जो रोड मैप है वो किस तरीके से तैयार हो रहा है सरकार का? अभी राकेश जी समझा रहे थे कि पहला एक्सपेरिमेंट है। आपने जो नदी के बीच में जो खंबे डाले हैं उनका डिजाइन देखा आपने? किस तरह के डिजाइन है उसको? तभी तो वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे नहीं, नेचर कॉरिडोर है। नहीं, वो डिजाइन ही गड़बड़ है, वो डिजाइन ही डिफेक्टफुल है। वो जो डिजाइन है जिस भी इंजीनियर ने किया है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, इतना आइडिया ये कॉमन मैन भी लगा लेगा कि डिजाइन क्या होना चाहिए था वहां पर। नदी के किनारे नदी का पानी का फोर्स किस पे कैसे पड़ेगा, नदी का पानी का फोर्स कैसे मिनिमाइज होगा, उस तरह के पिलर बनाने। उनकी आज आप वाई लूट रहे ना, उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी होगी, कितनी उसकी धारण क्षमता होगी, ये तो अभी बताएगा अभी आने वाले समय में। अभी तो आपने बनाए हैं, उसकी जो आपने हाईवेज बनाए हैं उनमें बीच में दरारें आ गई है। आज देख रहे होंगे सड़कों पे, मैं जा रहा हूँ जब यहाँ देहरादून को जाओ तो सड़कों पे तमाम वो कौन सा डाला हुआ, वो रेड पता नहीं कौन सा डाल रखा, फटी हुई है सड़कें जो है। तो इनमें भी घोटाले की अगर घोटाला नहीं हुआ होगा तो अच्छा होगा। अगर घोटाला हुआ होगा तो वो उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, वो 15 साल भी नहीं चलने वाली है। आप क्या बात कर रहे हो? उसका जो उनके डिजाइन देखो आप, उसके 2004 पानी से का 14 फोर्स तक जब होता था आएगा, श्रीमान जी। नदी आएगी 2004 से 14 तक होता था। कभी आएगी किसी तरह से, जैसे अब जीरो टॉलरेंस की सरकार है, आपको जानकारी होनी चाहिए। धराली में या इस तरह की नदी का बहाव ना आए, तो उस तरह के जो है वो डिजाइन आपका जो इंजीनियर में पता नहीं किस इंजीनियर के पानी का फोर्स आएगा तो कैसे सस्टेन करेगा, जिस तरह के डिजाइन उन पिलरों में बनाए हैं। तो ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी तो वाई लूट ठीक है, अभी बना है हाईवे एक्सप्रेसवे बना है, विकास के शत्रु हैं ये, विकास के शत्रु बताएगी ना। इनके हाईवे दिख रहे हैं जिनमें दरारें आगे बीच में वो लाल रेड पूरे दरारों के बीच में भरा जा रहा है। संजीव साहब कह रहे हैं कितना सस्टेनेबल होगा, कितना ये होगा, विकास के शत्रु हैं ये, उत्तराखंड की विकास के सरकार को शत्रु। ये देखना चाहिए कि जो पहाड़ की है, आप गैर इन्हें उत्तराखंड का विकास नहीं चाहिए। आप इधर सोमेश्वर से कोशी से सोमेश्वर चले जाओ, सड़कों के गड्ढे हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 50 बार कह चुके हैं कि गड्ढे भरो गड्ढे भरो। अरे उन गड्ढों ने और गड्ढे कर दिए हैं, वो कुछ ऊंचे हो गए कुछ नीचे हो गए। पूरे पहाड़ में आज जिस तरह की यात्रा दुर्गम हो रही है, पहाड़ की यात्रा
करना बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को, पूरे झटके खा रहे हैं लोग। और उन सड़कों की स्थिति आप देखो, उन सड़कों का आप देखो, उत्तराखंड के खाली देहरादून की सड़कें, वो भी स्मार्ट सिटी में भी अभी सब बिल्कुल स्मार्ट सिटी में आखिरकार कितना काम हुआ है, क्योंकि जब हम एक्सप्रेसवे के थ्रू जब मसूरी अपने पर्यटकों को डाइवर्ट कर रहे हैं तो वो जाएंगे तो स्मार्ट सिटी से ही होते हुए ना। आखिरकार वो क्या इंप्रेशन, क्या वो पड़ने वाला है, वो तो देखने वाला विषय रहेगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसा रहेगा, वो भी बड़ी चुनौती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन सब चुनौतियों से कैसे पार पाया जाएगा, ये तो संजीव जी ने भी बताया कि पुलिस प्रशासन की तैनाती की जा रही है, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है, रूट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति को मैनेज कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के हाथों की चीज नहीं है। जो इतने भारी बल्क में गाड़ियां आएंगी, इसको डाइवर्ट कैसे किया जाएगा, इसको लेकर मैनेजमेंट रूल क्या कुछ बनाए गए हैं, सड़कों का चौड़ीकरण किस तरीके से किया जाएगा, कहां इसे डाइवर्ट किया जाएगा, इसके लिए सरकार के पास अभी जीरो प्लान्स हैं। क्योंकि जिस तरीके से सरकार बात कर रही है, आउटर रिंग रोड की बात कर रही है, उस परियोजना में अभी काम होने में बहुत समय बाकी है। 2.5 से 3 से 4 साल का वक्त लग जाएगा, क्योंकि अभी भूमि अधिग्रहण नहीं हो रखी है, वो ही पूरा नहीं हो रखा है, तो आगे का कार्य किस तरीके से किया जाएगा। क्योंकि हम फैक्टफुल बात कर रहे हैं, उस फैक्ट पर भी हमें सोच विचार करने की जरूरत है। फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं जल्द से जल्द। राकेश जी, फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे, 10 सेकंड में बात रखिएगा। फाइनल कमेंट्स यही है कि सड़कों का चौड़ीकरण, अपने देहरादून शहर का स्मार्ट सिटी में तो हम लोग रह ही रहे हैं ना भाई। स्मार्ट चालान अगर हमारे आ रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में है, भले ही ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस संभाल रही है, ठीक है ना। तो ये स्मार्ट सिटी है, सड़कों का चौड़ीकरण करना चाहिए। और जितने विक्रम और ये छोटे हाथी आपने अलाउ किए हैं, संजीव साहब सुन लीजिए, इसको बैन करो। अगर आप इसे बैन नहीं करोगे तो यहाँ बच्चों के फेफड़े निकल जाएंगे, ये स्थिति बनी है। इसे बैन करो, ये नीले टेम्पो ट्रैफिक को झेलने की पर्यावरण की भी क्षमता होनी चाहिए। ये बंद करो आप। AQI भी बिल्कुल इसके लिए नहीं हम लोग अब जन आंदोलन छेड़ देंगे। हाँ। इतनी बुरी स्थिति होती जा रही है ठीक है कि आप गाड़ी लेके निकलो और आपका पूरा चेहरा काला हो जाएगा। ठीक है, मीनाक्षी जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड में बात कीजिए। देखिए, जो नदी के रास्ते में जो कंस्ट्रक्शन होता है, जिसको भाजपा सरकार विकास कहती है, उसका उदाहरण हमने थराली, धराली जैसी जगहों पर देखा है। जोशीमठ में हमने देखा है इनके विकास का जो नमूना है। तो हमारा बार बार यही कहना है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को समझिए और सिर्फ विकास 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 के नाम की रट लगाने की बजाय एक संतुलित विकास की बात करिए, यहाँ के पर्यावरण को भी सुरक्षित करिए। ठीक है, उमर सिसोदिया जी। देखिए, सिंपल इतना कहना चाहूंगी कि आप ईमानदारी से काम कीजिए। अगर आप वाकई में ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको आज विपक्ष की इतनी सारी बातें नहीं सुननी पड़ती अगर आपने ईमानदारी से काम किया होता। ठीक है संजीव जी, फाइनल कमेंट। देखिए, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी पूरा ध्यान कर रही है, पर्यावरण पर भी पूरा ध्यान कर रही है। और अभी जिस प्रकार की बात हो रही थी प्रदूषण की, तो प्रदूषण के नियंत्रण के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा जो कमर्शियल वाहन है उनमें इलेक्ट्रिक वाहनों को और उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होए, उसके लिए सरकार लगातार नीति बना रही है। ठीक है संजीव जी, माफी चाहूंगी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अब इस एविलेटेड रोड का कार्य किस तरीके से किया जाएगा और आखिरकार इस ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण विषय रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एक्सप्रेसवे शुरू होने में मात्र 10 से 15 दिन का समय रह चुका है और जल्द से जल्द ये एक्सप्रेसवे सभी को समर्पित हो जाएगा। और उसके बाद ये आवाजाही कितनी ज्यादा सुलभ होने वाली है और इसके बाद किस तरीके की चुनौतियां भी आने वाली है, ये भी देखने का विषय रहेगा। लेकिन इससे पार पाकर अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है प्रदेश के पर्यटन के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और यहाँ के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। लेकिन आखिरकार क्या कुछ होने वाला है, ये बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।